हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए दिस इज़ क्लास 11th और इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। लेक्चर नंबर है 4 और आज का टॉपिक रहेगा प्रकृति में मूल बल। देखिए अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, उसकी क्या साइंस की क्या क्या ब्रांचेज हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का और फिजिक्स का सोसाइटी से क्या रिलेशन है, इसको भी पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज का टॉपिक प्रकृति में मूल बल। तो देखिए दैट इज़, इसको कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी प्रकृति में कौन कौन से ऐसे बल हैं जिनको हम मूल बल का नाम देते हैं, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे हम बात करें बल क्या है, तो बल आप लोग जानते हैं कि जैसे मेरे पास ये डस्टर है, स्थिर अवस्था में है, मैंने इस पर बल लगाया और ये गति करने लगा। तो बल क्या करता है, वस्तु की स्थिति को बदल देता है। वस्तु यहाँ रखी थी, उसकी स्थिति यहाँ से अब यहाँ हो गई। मेरे हाथ में एक रबर की गेंद है, उसको मैंने दबा दिया तो उसकी अवस्था बदल गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब मैं यहाँ भी बल लगा रहा हूँ लेकिन इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिति नहीं बदली, ये दीवार यहाँ से नहीं हटी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बल नहीं लगा रहे हैं। तो बल को एक तरीके से परिभाषित करें तो क्या है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन हो ही जाए ये आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ ब्लैक बोर्ड पर मैंने फोर्स लगाया, बल लगाया, लेकिन इसकी अवस्था नहीं बदली, तो तब भी मैं यहाँ पर बल लगा रहा हूँ। तो देखिए बहुत सारे बल होते हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे या नहीं भी सुने हैं। तो जैसे देखो श्यान बल होता है, घर्षण बल होता है, पेशीय बल होता है, चुंबकीय बल होता है, वैद्युत बल होता है। वैद्युत बल भी आप पढ़ते हैं। बहुत सारे बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल हमने देखा। यानी बलों की एक काफ़ी लंबी लिस्ट है। प्रकृति में बहुत सारे बल हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, मूल बल की। यानी जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल बल हैं, वो प्रकृति में 4 ही होते हैं। तो उनको हम यहाँ लिखते हैं। पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दूसरा होता है, या मैं यहीं लिख देता हूँ पहले, फिर अलग चर्चा करेंगे। दूसरा वैद्युत चुम्बकीय बल। वैद्युत चुम्बकीय बल, that is electromagnetic force। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा जो बल है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, that is weak nuclear force.
वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रकृति में केवल यही 4 ऐसे बल हैं जो मूल बल हैं। मूल बल का मतलब बाकी के इनके अलावा जो भी बल आप पढ़ेंगे वो इन्हीं में से ही उत्पन्न होते हैं, इन्हीं बलों से उनकी उत्पत्ति होती है। इनके अलावा कोई 5वां बल ऐसा नहीं है जो मूल बल है। जैसे श्यान बल है, घर्षण बल है, ये जितने भी बल हैं इन्हीं बलों से ही बनते हैं। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप गणित में दशमलव संख्या पद्धति में 10 अंक पढ़ते हो भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हो गए। अब सभी संख्याएं इन्हीं से मिलके बनती हैं, चाहे मैं ये लिख दूं, चाहे मैं ये लिख दूं, चाहे कोई सी संख्या लिख लो, तो संख्याएं अनंत हो जाएंगी, लेकिन मूल जो अंक हैं वो 10 ही हैं दशमलव संख्या पद्धति में। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जिस तरीके से हम केवल 10 मूल अंक पढ़ के सभी संख्याओं के बारे में सीख जाते हैं, ठीक उसी तरीके से केवल इन 4 बलों का अध्ययन करके हम प्रकृति में अन्य जितने भी बल हैं उनको समझ सकते हैं, वो सब इन्हीं से उत्पन्न होंगे। चलिए अब एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी नहीं करनी है, ये बल आप 11th में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल वाले चैप्टर में। इस बल को आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसको भी 12th में पढ़ेंगे, इसको भी 12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक संक्षेप में इनकी चर्चा हम कर ले रहे हैं। तो पहले की बात करते हैं, तो इन्हें मैं हटा देता हूँ भाई, इसको आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। अब सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। देखो इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई, किसको चल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का अर्थ होता है कि जो ब्रह्मांड में चाहे छोटे से छोटा कण हो या बड़े से बड़ा कण हो, सभी कण या बड़े पिंड एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगा रहे हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी ब्रह्मांड के किन्हीं 2 कणों अथवा पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या परिभाषा लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास 2 कण हों जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हों, तो अभी आप परेशान मत होइए, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हों, तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F बराबर g m1 m2 अपॉन r²। इस सूत्र से हम गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कर लेते हैं, जहां r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है और ये दोनों पिंडों के द्रव्यमान हैं। ये 2 कण हो सकते हैं या 2 बहुत बड़े पिंड हो सकते हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लग रहा है, और छोटे से छोटे कणों के बीच भी लग रहा है। अब ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस नियम का ये जो नियम है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, उस नियम को भी मैं समझा रहा हूँ कि ब्रह्मांड के किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, दैट इज F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण का वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, और उनके जो बीच की दूरी है r उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1 बटे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन ने अपने
नियम में बताया है। एक बार फिर सुन लें कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं भी दो कणों अथवा पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे पास आ गए, पहला तथ्य और दूसरा। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आता है भाई, इस बात को आप समझ लें, 11th में आ गए हैं। जब भी आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक यहाँ पर G है। तो देखिए यही ये आ गया जो मैंने अभी समझाया था। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को दर्शाता है ये सूत्र। इससे हम किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर सकते हैं। यहाँ पर जो G है, ये G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या सार्वत्रिक भी कह देते हैं इसको, यूनिवर्सल। सार्वत्रिक का मतलब इसका जो मान है वो हर जगह समान होगा। ये नहीं कि चंद्रमा पे अलग, पृथ्वी पे अलग, मंगल ग्रह पर अलग, सूर्य पे अलग, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो देखिए ज़्यादा डिटेल में भी इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि आप गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। अभी केवल हम इन बलों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति में कौन कौन से बल मौजूद हैं। तो देखें भाई, एक बात और बताना चाहेंगे हम कि इस बल के बारे में बात करें तो ये जो बल है वो प्रकृति का सबसे कमज़ोर बल है। कैसा है, जैसे इसके पॉइंट्स लिखते हैं, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे दुर्बल बल, सबसे जितने भी बल हैं ये चार, उन सब में सबसे कम यही बल है, सबसे दुर्बल है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यानी वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स। सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, जो जिसका मान सबसे कम होगा वो है गुरुत्वाकर्षण बल। और देखें ये जो बल है माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। दूसरी इसकी क्या विशेषता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। दो पिंडों के बीच में क्या माध्यम है, पानी है, हवा है, या कोई माध्यम नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं, बल की वैल्यू उतनी ही रहेगी चाहे आप दोनों कणों के बीच का माध्यम बदल दें। तो माध्यम पर डिपेंड नहीं करेगा और ये सबसे कमज़ोर बल है और ये संरक्षी बल है। अब संरक्षी असंरक्षी क्या होता है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे भाई, इसी 11th क्लास में ही करेंगे। संरक्षी बल है, व्युत्क्रम वर्ग बल नियम का पालन करता है, इस बात की चर्चा भी आगे करेंगे। तो कई सारी बातें हैं जो आप आगे सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के दृष्टिकोण से इतना काफ़ी है कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले बल पर चलेंगे, दूसरे बल पर। तो बच्चों देखो अब चलते हैं सेकंड फोर्स जो है वैद्युत चुम्बकीय बल, इसकी बात कर रहे हैं अब दूसरे वाले बल की। ये वाला बल अभी हमने समझ लिया, अब किसकी बात करेंगे, वैद्युत चुम्बकीय बल की। तो देखें वैद्युत चुम्बकीय बल आवेशों के बीच लगता है। तो आवेश दो प्रकार की स्थिति में हो सकते हैं कि अगर आवेश स्थिर हैं और बिंदु आवेश हैं। अब देखो ये टॉपिक भी अभी आपकी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो घबराइए मत, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक संक्षेप में बता रहा हूँ कि अभी जैसे हमने दो द्रव्यमान लिए थे, अगर दो बिंदु आवेश हैं, कैसे आवेश हैं, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब है कि आवेश बहुत सूक्ष्म स्थान पर है। सूक्ष्म का मतलब उनकी दूरी पर भी डिपेंड करेगा। बिंदु आवेश जैसे हमने पॉइंट लगा दिया, ये बिंदु आवेश हो गया,
तो ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा गोला भी बिंदु आवेश हो सकता है कि अब वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उससे दूर दूसरा आवेश कितनी दूरी पर है। जैसे पृथ्वी बहुत बड़ी है, सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन सूर्य से पृथ्वी देखें तो बहुत छोटी दिखेगी, या पृथ्वी से सूर्य देखते हैं तो छोटा सा दिखता है। तो उनके बीच की दूरी जैसे बढ़ती जा रही है तो आवेश बिंदु आवेश की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो ये बिंदु आवेश हैं और कैसे हैं? स्थिर, गति में नहीं हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अगर स्थिर बिंदु आवेश हैं तो वैद्युत स्थैतिक बल इनके बीच लगता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे किसके नियम से पता करते हैं? कूलाम के नियम से। इसको कौन बताता है? कूलाम का नियम। तो इस नियम के अनुसार जैसे ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हो R, तो इनके बीच जो बल लगेगा, कूलाम ने बताया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2, जैसे अभी हमने द्रव्यमानों का गुणनफल लिया था, तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग कर दिया बीच की दूरी का, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, कर दिया, उल्टा कर दिया। इन दोनों को मिला दें तो F बराबर या F प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 अपॉन R²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो एक नियतांक लिख दिया K, Q1 Q2 बटे R²। अभी केवल इतना ही पढ़ेंगे इसमें कि इससे हम दो आवेशों के बीच का बल निकाल लेते हैं, और ये कौन सा बल कहलाता है? वैद्युत स्थैतिक बल। वैद्युत वाह है भाई, वह वैद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कब है? जब हमारे बिंदु आवेश स्थिर हैं तो इतना बल लगता है दोनों आवेशों के बीच में। अब देखें, ये जो बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम बदल जाने पर बल का मान बदल जाता है। और एक बात और, किस पर निर्भर करेगा? माध्यम पर। माध्यम पर निर्भर करता है, यानी दूरी वही रखें, आवेश वही रखें, इनकी बीच में जो स्थान है, जो माध्यम है, उसे बदल दें तो बल बदल जाता है। इसको डिटेल में 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। माध्यम पर निर्भर करता है। एक बात और, अब ये बल कब है? जब आवेश हमारे स्थिर थे तो स्थिर वैद्युत बल हो गया। ऐसे ही जब ये आवेश गति में हो जाता है, समझने की कोशिश करें भाई, मैं समझ रहा हूँ कि अभी आपके ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी बात। जब आवेश गति में होता है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र से भी बल लगता है, चुंबकीय बल भी लगने लगता है। तो गतिमान आवेश से क्या होता है कि वहाँ दोनों बल लगते हैं भाई। चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश जब होगा तो परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वैद्युत क्षेत्र परवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये बात आपको 12th में समझ में आ जाएगी। तो अभी हम केवल ये बता रहे हैं बेटा कि आप क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं, तो घबराएंगे नहीं बिल्कुल। तो माध्यम पर निर्भर करता है, और जब आवेश गति में होंगे, आवेश गति में होते हैं, आवेश की गति की स्थिति में या गति की अवस्था में, ये आगे पढ़ेंगे भाई आप लोग, कौन सा बल लगने लगता है इस अवस्था में? वैद्युत चुम्बकीय बल, यानी वैद्युत बल और चुम्बकीय बल दोनों। तो इन बलों को कभी अलग नहीं कर सकते, वैद्युत चुम्बकीय बल, इसीलिए इसको ये नाम दिया है वैद्युत चुम्बकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब गति में होगा तो ये बल लगेगा। इसकी डिटेल चर्चा भी 12th में करेंगे, तब सब समझ में आ जाएगा। तो देखें, वैद्युत चुम्बकीय बल हो गया, ये बल भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, 1/r² इसमें आ रहा है। तो जो वैद्युत स्थैतिक बल है वो भी कंजर्वेटिव है, संरक्षी है। तो
अब चलेंगे तीसरे बल पर, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलेंगे तीसरे बल पर, जो कि है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आप हेडिंग डाल लेंगे। अब किसकी बात हो रही है? प्रबल नाभिकीय बल की। ये वाला बल पढ़ रहे हैं अब, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो, इसको भी आप 12th में पढ़ेंगे, जब आप नाभिकीय भौतिकी पढ़ेंगे, नाभिक की संरचना वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे, तो तब समझ में आएगा आपके। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ भाई थोड़ा सा उसके बारे में समझ लें कि आप लोगों ने इतना तो अब तक सीख लिया है कि जो परमाणु है उसकी संरचना के बारे में इतना जानते होंगे कि परमाणु में एक नाभिक होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की संरचना होती है। तो एक बात और आप ध्यान रखें, यहाँ क्या चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन है, क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश क्या होता है भाई? आवेश के बारे में भी आप 12th में पढ़ेंगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन ये मूल कण है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित, इस पर धनावेश होता है, धनावेशित मूल कण है। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित है, ऋणावेशित मूल कण है। तो देखें, यहाँ संक्षेप में ये बताएंगे कि ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के अंदर हैं और इस नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। अब आप कहेंगे कोटि क्या होती है? ये आप 11th में ही अब पढ़ेंगे जल्दी ही, इस लेक्चर के बाद अगले इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में आप सीख जाएंगे कोटि क्या होती है। तो 10⁻⁻15 मीटर इतनी कोटि का आकार नाभिक का है। तो एक बात ध्यान रखनी है, इसी नाभिक के अंदर जो आकार ये है, इसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं। एक बात आप जानते हैं कि प्रोटॉन पर धनावेश है और धनावेश और धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात शायद आप 10th तक सीख आए हों। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है तो उन पर कोई बल नहीं लगेगा। तो फिर ये नाभिक के अंदर इकट्ठे कैसे हैं, कैसे बने हुए हैं उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन? इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के ही हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या कहलाते हैं ये? न्यूक्लियॉन। ओके, न्यूक्लियस के अंदर है, नाभिक के अंदर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनको दोनों को मिला के संयुक्त नाम क्या दिया है? न्यूक्लियॉन। तो इन न्यूक्लियॉन्स के बीच यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच एक अलग प्रकार का बल लग रहा है। अब जो अभी हमने कूलम्ब्स लॉ से बताया था, स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के बीच लगने वाला, वो वाला बल यहाँ नहीं लग रहा है। तो जब वो बल नहीं लग रहा है तो फिर ऐसा कौन सा बल है जो इनको आपस में बांधे हुए है? वही बल है हमारा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूट्रॉन के बीच, किस किस के बीच लग रहा है? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। और सदैव कैसा बल होगा? ये आकर्षण का। इसकी नेचर कैसी है? आकर्षण बल है। ये वो वाला बल नहीं है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगें, ऐसा बल नहीं है। तो ये एक विशेष प्रकार का बल है। ये क्यों उत्पन्न होता है, इसका डिस्कशन भी 12th में करेंगे, कि क्योंकि अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। इन बलों का जो एक्सप्लेनेशन है वो जापानी वैज्ञानिक युकावा ने इसका व्याख्या की है कि ये बल कैसे उत्पन्न होता है। तो अभी वहाँ तक नहीं जा रहे, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि ये ध्यान रखेंगे, ये बल कैसा हुआ? आकर्षण का सदैव, और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। प्रकृति में सबसे ताकतवर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सबसे प्रबलतम बल है, सभी बलों में सबसे स्ट्रॉन्ग
प्रबलतम बल है। लघुपरासी बल है, लघुपरासी। अब आप कहेंगे परास क्या होती है? भाई इन दो बलों में मैं बताना भूल गया था। लघुपरासी बल का अर्थ है कि ये बहुत कम दूरी के कणों में ही लगेगा। जब दो कणों के बीच की दूरी हमारी इस कोटि की होगी तभी लगेगा, और इससे जैसे ही दूरी बढ़ेगी फिर ये नाभिकीय बल लगना बंद हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज है लगने की, कहते नहीं रेंज, कि इस बंदूक की रेंज कितनी है, कितनी दूरी तक गोली फेंकी जा सकती है, वैसे ही इस बल की रेंज है तो बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा है? लघुपरासी बल, शॉर्ट रेंज फोर्स। इसकी परास बहुत छोटी है, और कितनी है? 10 टू द पावर, उस परास का मैंने वर्णन यहाँ कर दिया है। 10 टू द पावर -15 मीटर की कोटि की दूरियों तक ही लगेगा, और दूरी बढ़ने पर यह बल लगना बंद हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रकृति का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है और हमेशा आकर्षण लगेगा, और इस आवेश से मुक्त है। ये नहीं कि कैसा आवेश है आकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। आवेश की प्रकृति या आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, और आवेश पे भी निर्भर नहीं करेगा, या आवेश पर निर्भर नहीं करता है। जब परास की बात आई है भाई, तो एक बात और बढ़ा लेना आप लोग कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल मैंने पढ़ाया था, इसकी परास अनंत तक है। ये बहुत बड़ी दूरियों पर भी लगता है। जैसे देखो, सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। जैसे मैंने यहाँ लघुपरासी बल लिखा है, तो जब आप गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे तो वहाँ लिखेंगे दीर्घपरासी बल है, और इसकी परास अनंत तक है। कितनी भी दूरी बढ़ाते चले जाइए दो कणों के बीच की, फिर भी ये काम करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो काफ़ी चर्चा हो गई। यानी यही बल नाभिक को बांधे रखता है, न्यूक्लियॉन्स को, जो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं उनको बांधे हुए है। जब नाभिक बन गया है इन्हीं बलों के कारण। तो अब बात करेंगे तीसरे बल की। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं आखिरी बल पर, जो है दुर्बल नाभिकीय बल। अब इसकी बात करते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखें, ये भी लघुपरासी बल है। ये भी ज़्यादा दूरियों पर नहीं लगता, नाभिकीय दूरियों पर ही लगता है। लघुपरासी बल बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये भी आकर्षण का ही बल होता है। कैसी नेचर होगी इसकी? आकर्षण बल होगा ये, ठीक है। और ये कुछ नाभिकीय घटनाओं में, जो कुछ नाभिकीय घटनाएं होती हैं उनमें ये बल कार्य करते हैं। जैसे कौन सी घटनाएं हैं? जैसे रेडियो एक्टिवता आपने पढ़ी है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। रेडियो एक्टिवता केवल थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली। उसमें जैसे बीटा 6 होगा, एक बीटा कण 6, इसमें भी ये बल कार्य करता है। लेकिन ये बल नेचर आकर्षण की है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन बहुत कमज़ोर बल है। ये भी वीक फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग तो ऊपर वाला था, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। अब देखो, इसमें एक तुलना करते हैं। एक तुलना ये करते हैं कि ये जो बल हैं इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, फिर उससे छोटा बल कौन सा है, फिर उससे छोटा बल कौन सा है। तो अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं, यहाँ पर एक सीरीज़ बनाऊं, श्रेणी, तो सबसे बड़ा बल पहले लिख रहा हूँ, ये प्रबल नाभिकीय बल। सबसे बड़ा बल कौन सा होगा? प्रबल नाभिकीय बल, सबसे स्ट्रॉन्ग प्रबल नाभिकीय बल। इससे छोटा बल कौन सा होगा? वैद्युत चुम्बकीय बल। वैद्युत चुम्बकीय बल।
फिर इससे भी छोटा कौन सा होगा? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। और अब रह गया लास्ट में सबसे छोटा, जो प्रकृति का सबसे छोटा बल है, मतलब सबसे कमज़ोर बल है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक सीक्वेंस है इनका। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा रहा ये, दिस वन सबसे स्ट्रॉन्ग, और सबसे कमज़ोर ये। ओके। तो बच्चों आज वैद्युत बल के बारे में, प्रकृति के मूल बलों के बारे में हमने सीख लिया। अब संक्षेप में चर्चा करते हैं कि प्रकृति में केवल 4 ही मूल बल बनाए गए हैं, मूल बल होते हैं। प्रकृति के जो मूल बल हैं वो ये हैं 4, ये मैंने लिख दिए हैं। बाकी के अन्य जितने भी बल आप पढ़ते हो, महसूस करते हो, जब आगे पढ़ेंगे और भी बल पढ़ेंगे, वो सब बल इन्हीं बलों का एक परिणाम है। इन्हीं बलों से उनकी उत्पत्ति होगी। और इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने अभी कर ही ली, और सबकी रेंज की बात भी कर ली, इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं भी हमने समझ ली। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही काफ़ी है। तो अब अगले लेक्चर में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो एक अगला लेक्चर देखना न भूलें। फिर उसके बाद फिर चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से आप लोगों की समझ में सब कुछ आएगा। तो मैं फिर कहूँगा कि घबराइए नहीं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।